चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जयराम विप्लव जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। इस बार वाकई बहुत मुश्किल हो रहा है कि 40 में से 39 सीटें लाना, कि अब यहां पर कर्पूरी ठाकुर को लेकर एक बड़ा समारोह करने की तैयारी में बीजेपी दिख रही है। और हालांकि मुझे मेरे याद में तो नहीं है कि कभी बीजेपी की तरफ से इतना बड़ा धूमधाम से कोई कार्यक्रम कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर किया गया हो। अगर किया गया तो आप प्लीज दुरुस्त कीजिएगा। एक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी भी कभी नहीं आई थी। ये पहली बार है, तो पहली बार एक भव्य कार्यक्रम भी होगा और सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार भारत के महापुरुषों में बगैर जाति पंथ मजहब विचार का भेदभाव किए सभी लोग का उत्सव मनाती है। उसकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। क्योंकि यह 100वें वर्ष का कार्यक्रम है, इसलिए इसको पार्टी ने बृहद तौर पर करने का निर्णय लिया। लेकिन जिस प्रकार की अराजकता की स्थिति आज बिहार के प्रशासनिक तंत्र में दिखाई पड़ रही है, सत्ता के दबाव में जिस प्रकार दूसरे के कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है, वो अपने आप में एक बड़ा डर दिखाता है। आज अति पिछड़े समाज में दलितों, वंचितों, शोषितों के भीतर नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से ये जो क्षेत्रीय जातीय दल है, जो परिवार वाली पार्टियां हैं, इनके अंदर एक घबराहट, ये कांग्रेस का हास्य देखकर इनको अपना भविष्य भी दिखाई पड़ रहा है। ये जान रहे हैं और जनता को हम केवल इतना ही तो बताना चाहते हैं ना, जो सत्य और तथ्य है। और अगर गलत होगा तो आप भी दुरुस्त करिएगा मुझे कि 1970 में जो सरकार बनी थी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की, उसमें जनसंघ के लोग शामिल थे या नहीं थे? 34 विधायक इनके थे। 1977 में जो सरकार बनी थी उसमें भी जनसंघ के लोग शामिल थे या नहीं थे? वित्त मंत्री कौन थे? और कई सारे निर्णय तो आरक्षण को लेकर के किए गए। मंडल कमीशन से भी एक दशक पहले तो 26% आरक्षण बिहार में लागू हुआ था। 20% पिछड़े अति पिछड़ों के लिए, 3% महिलाओं के लिए, 3% गरीब सवर्णों के लिए। उस फॉर्मूले को लेकर के कौन सी सरकार, कौन सा गठबंधन था? ये सारे लोग जो आज लालू जी हों, ये बाकी दल हों, जो कर्पूरी जी के विरासत के ऊपर झूठा दावा करते हैं, इन लोगों ने अपने शासन में रहते हुए पिछड़ों को क्या किया? ये आज सबसे बड़ा सवाल। इसलिए बिहार जनता इस सारे सच को समझ रही है। भाजपा की जो लहर है, उस लहर से इनको काफी डर लग रहा है। वरना ये स्थिति नहीं होती कि ये हमारे कार्यक्रम को बात करने का प्रयास करते। तो महीनों पहले हो जाए, शुल्क जमा हो जाए, आदेश निर्गत हो जाए, उसके बाद मैदान पर कब्जे की होड़ लग जाए, उसी मैदान पे हम कार्यक्रम करके, ऐसा क्यों डर लग रहा है? लेकिन जिन गठबंधन के साथ आप बिहार की सत्ता में आते रहे हैं, आज वो गठबंधन में आपके साथ वो पार्टी है ही नहीं जिसका ये वोट बैंक रहा, पिछड़ा अति पिछड़ा। तो उन्हें किस बात का डर है? उन्हें किस बात की चिंता हो? राजनीति में कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। 2020 का रिजल्ट उठाकर देख लीजिए। जिस दल का आप बात कर रहे थे ना, उनको उनका वोट बैंक छोड़कर चला गया। 3 उपचुनाव को देख लीजिए। बीता उपचुनाव बताता है कि उनका वोट बैंक पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि वो अराजकतावादी तत्वों के साथ, गुंडा तत्वों के साथ खड़ा नहीं हो सकता। आज बिहार की सड़कों पर जो हश्र हो रहा है कानून व्यवस्था का, पुलिस के ऊपर हमले हो जाते हैं, कई दारोगा की हत्या हो गई, आम लोगों का अपहरण हो रहा है, खुलेआम गोलीबारी हो रही है। ऐसे तत्वों के साथ बिहार की जनता कतई खड़ी नहीं हो सकती। और इसका सबसे अधिक पीड़ित वही अति पिछड़ा, दलित और वंचित समाज है, जो इस गुंडागर्दी, अराजकता और जंगल राज से सबसे अधिक पीड़ित होता है। सबसे अधिक नीतीश जो है, नीतीश पहले ही एज लेते नजर आ रहे हैं। ये आपको लग रहा है? ये तो जनता के बीच में जाकर पता चलेगा जब चुनाव के परिणाम आएंगे। और जनता के बीच में इनकी छवि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आज सबसे बड़ा सवाल बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का है। ये सारे विषय तो रहने दीजिए, जान बची तो लाखों पाए। बिहार में पलायन तेजी से बढ़ रहा है। इस प्रकार के शासन का अंत जितना जल्द हो, बिहार की जनता सुनिश्चित